हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं एएसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। आज हम जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना ही चाहिए या जिन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर हम एएसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी के सिलेबस की बात करते हैं, आज जो हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो वही सिलेबस है जो आपका एएसआरबी नेट की साइट पे अभी तक अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या यूनिट्स हैं और कैसे हम इन यूनिट्स को कवर कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें डेफिनेटली कंसीडर करना ही चाहिए जब हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। राइट, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 की प्लांट पैथोलॉजी में, दैट इज हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो ये जो हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, ये मैं अगर बोलूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैं इसको बोलूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैं इसको बोलूंगी। रीजन क्या है कि मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मान रही हूं अभी तक, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चंस, 6 to 7 क्वेश्चंस इसी यूनिट के अराउंड होते हैं या इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर क्या क्या आता है, फिर बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो यहां पे दिया है फर्स्ट माइलस्टोन्स इन फाइटोपैथोलॉजी विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंडिया। यहां पे जब आप बात करें माइलस्टोन्स की तो यहां पे बहुत सारी चीजें हमारे पास कवर हो जाती हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें माइलस्टोन्स में कवर हो जाती है कि क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किसने की है। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही अगर मैं आपको बताऊं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे कि अगर आप बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप, किसने दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू है। जो मैं अभी बात कर रही हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रही हूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप किसने दिया है। इसके अलावा यहां से जो सिंपल सा क्वेश्चन है दैट इज जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है जो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है इसको किसने खत्म किया था, किसके एक्सपेरिमेंट ने लास्ट में प्रूव किया था इसके बारे में। राइट, तो एक तो ये वाली चीज है जो यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट बुक इन द प्लांट पैथोलॉजी की अगर हम बात करें इंडिया में वो कौन सी है, तो यहां पे इंडिया में पूछा गया था फर्स्ट बुक कौन सी है जो प्लांट पैथोलॉजी की है। तो आप देख सकते हैं कि इसी सेक्शन से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तभी बोल रही हूं कि ये सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ केमिकल्स, लेजिस्लेटिव, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, measures including classification of plant disease, physiological specialization, Koch postulates growth, reproduction, survival and dissemination of the plant pathogens and factors influencing infection, colonization and development of symptoms। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जितना भी पार्ट है इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं, चाहे वो कंट्रोल के मेथड्स हैं या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज वाला पार्ट है जिसमें सब कुछ सारे टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं, वो कवर होता है। तो यहां से भी अगर हम बात करें कि हमारे पास हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिकल कंट्रोल की बात करें तो यहां से भी एक क्वेश्चन था दैट इज किटलसन्स किलर कौन से फंगिसाइड को बोला जाता है। राइट, इसीलिए ये वाला सेक्शन मैंने बोला कि मुझे तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ये सेक्शन कवर करता है। ये वो क्वेश्चंस थे जो मुझे याद है लास्ट ईयर पूछे गए थे नेट के एग्जाम के टाइम पे।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लेबोरेटरी एंड एनालिटिक टेक्निक्स। लेबोरेटरी एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे है प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ कॉमन मीडिया, method of isolation of pathogens and their identification, preservation of microorganisms in pure culture, methods of inoculation, measurements of plant disease, molecular detection of pathogens in seed and other planting material, nucleic acid probes, southern, northern and western hybridization, ELISA, ISM and PCR, laboratory equipment and their use, autoclave, hot air oven, laminar airflow, spectrophotometer, electrophoresis, light and electron microscopy, incubator, ultracentrifuge and ELISA रीडर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस सेक्शन से, तो डायरेक्ट जो दो क्वेश्चंस मुझे याद हैं जो पूछे गए थे लास्ट टाइम, दैट इज ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या है, ऑटोक्लेव किस पे काम करता है, क्या वो हाई प्रेशर पे काम करता है, क्या वो हाई टेम्परेचर पे काम करता है। तो डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये जो ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया था लेबोरेटरी टेक्निक से क्वेश्चन। दूसरा अगर क्वेश्चन में बताऊं दैट इज स्टिंडलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जैसे सेम टेक्निक है, तो उसमें क्या होता है, क्या कैसा सैंपल वहां पे लिया जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस इस सेक्शन से बनते हैं। तो ये अगेन ये जो लेबोरेटरी टेक्निक्स वाला पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस और बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है लेबोरेटरी टेक्निक का, इसमें आपको पता ही होना चाहिए कि अगर हम बात करें सदर्न ब्लॉटिंग की या हम बात करें वेस्टर्न ब्लॉटिंग की, तो उसको किसके लिए यूज किया जाता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, कहां पे उसकी एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हमें पता होनी ही चाहिए इस सेक्शन में से, लेबोरेटरी एंड एनालिटिकल टेक्निक से। अगेन मैं आपको एक बात बताती हूं, ये वाला जो सेक्शन है इट इज वेरी स्कोरिंग, क्योंकि एक बार आपने टेक्निक को समझ लिया, रिवाइज कर लिया तो बहुत इजी है। अगेन अगर आप हॉट एयर ओवन की बात करते हो तो किस टेम्परेचर पे कितने घंटे के लिए स्टरलाइज किया जाता है, कौन सी चीजों को स्टरलाइज किया जाता है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस इस सेक्शन से बनते हैं। अगेन ये वाला जो सेक्शन है वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी स्कोरिंग आप इसको बोल सकते हो, 2-3 क्वेश्चंस इस सेक्शन से भी इजीली बन जाते हैं, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी की। फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी में अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो देखिए सिलेबस में हमारे पास में है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स अंडर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, कैसे ऑल्टर होता है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ पैथोजेनेसिस, रिकॉग्निशन फिनोमिनन, पेनिट्रेशन, इन्वेजन, प्राइमरी डिजीज डिटर्मिनेंट, एनवायरमेंट, एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स इन रिलेशन टू प्लांट डिजीज, mechanisms of resistance, phytolexins, PR proteins, antiviral proteins, SAR, HR, active oxygen radicals, tissue culture, soma clonal variation, somatic hybridization, elementary genetic engineering, management of pathogens through satellite, antisense RNA, ribozyme, coat protein, hypervirulence, cross protection, useful genes and promoter technology, biosafety and bioethics, right? Okay. अगर हम इस सेक्शन की बात करते हैं, इस सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली SAR की, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था कि SAR में किसका रोल होता है, दूसरा ISR में किसका रोल होता है। तो आपको पता होना चाहिए था यहाँ पे कि सैलिसिलिक एसिड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे उसका रोल होता है, और जिस्मोनिक एसिड का कहाँ पे रोल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से पूछे गए। एक और बात अगर हम करें दैट इज PR प्रोटीन्स की, तो आपने देखा होगा एक पूरा टेबल है PR प्रोटीन्स का, अलग अलग क्लासेस का और उनकी प्रॉपर्टीज का। तो वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी PR प्रोटीन की क्लास की क्या प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस टेबल से, राइट। वैसे ही अगर हम फाइटोलेक्सिन्स की बात करें, कौन से प्लांट में, क्रॉप में कौन सा फाइटोलेक्सिन किस डिजीज के अगेंस्ट पाया गया, ये सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन से बनते हैं। और जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे हमें इस सेक्शन से आने चाहिए।
और क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो अगेन अगर हम फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते ही हैं, इस टॉपिक से भी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माइकोलॉजी की, माइकोलॉजी में देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, इकोनॉमिक माइकोलॉजी, एडिबल फंजाई, entomogenous fungi, mycorrhizal associations, then cell organelles, their morphology, functions and chemical compositions, right? बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी में भी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन रिलेशन टू फंक्शन, ग्रोथ कर्व, न्यूट्रिशन, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स, resting cells in prokaryotes, elementary bacterial genetics, variability, transformation, conjugation, transduction, biology of extra chromosome elements, plasmid borne genes and their expression, bacteriophages और उनकी साइकिल्स, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, प्रोकैरियोटिक इनहिबिटर्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, इकोनॉमिक यूजेस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्लाज्मा एंड अदर फास्टिडियस प्रोकैरियोट्स। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली माइकोलॉजी के सेक्शन से और बैक्टीरियोलॉजी के सेक्शन से, तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो टाइप 1 सिक्रीशन सिस्टम किसमें प्रेजेंट है, टाइप 2 सिक्रीशन सिस्टम कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है। डायरेक्ट एग्जांपल्स यहां से आते हैं कि कौन सा सिक्रीशन सिस्टम कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है, या जो पूछा गया था पिछली बार दैट वाज टाइप 3 एंड टाइप 2 कि टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है, टाइप 2 सिक्रीशन सिस्टम कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगेन एक और क्वेश्चन की जो पहला बायो कंट्रोल एजेंट था वो कौन सा था, फर्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन भी इस सेक्शन से पूछा जाता है। अगेन अगर हम यहीं पे डिजीज की बात करें, बैक्टीरियल डिजीज की, तो जो मोको डिजीज है वो कौन सी रेस के कारण होती है। तो अगर राल्स्टोनिया है उसमें अगर आप देखेंगे तो क्लियरली बताया गया है कि मोको विल्ट जो है राल्स्टोनिया के कारण होती है। रेस 1 क्या करती है, रेस 2 क्या करती है, राल्स्टोनिया की किसको अटैक करती है, 3 किस पर अटैक करती है, 4 किस पर अटैक करती है। तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि जो मोको डिजीज है वो किसके कारण होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बैक्टीरिया से बहुत इजीली बन जाते हैं अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन की बात करें फंगस से भी या बैक्टीरिया से भी, तो दोनों में फूड स्टोरेज ऑर्गन, फूड स्टोरेज कहां पे होती है, चाहे फंगस की बात करें चाहे बैक्टीरिया की बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि फूड स्टोरेज ऑर्गन यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि फूड स्टोरेज ऑर्गन बैक्टीरिया में कौन सा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे माइकोलॉजी की बात करें तो सेल वॉल, सेल वॉल भी किसकी पूछी है कि ओमाइसीट्स में जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी होती है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि किसकी सेल वॉल किस चीज की बनी है। अगर हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो यहां से आपको पता होने चाहिए कि किसकी सेल वॉल किस चीज की बनी है, राइट। इसके अलावा हार्टिगनेट, हार्टिगनेट किसमें प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहां पे आपको माइकोराइजा के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इज प्लांट वायरोलॉजी। प्लांट वायरोलॉजी में जो फर्स्ट है देखो, नेचर, कॉम्पोजिशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट वायरसेस एंड वायरॉइड्स। तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से ही पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट वायरसेस में क्या परसेंट रहता है न्यूक्लिक एसिड का या प्रोटीन्स का। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितना परसेंट न्यूक्लिक एसिड है, कितना परसेंट वहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अगला देखो प्रॉपर्टीज क्या है वायरसेस की, वेरिएबिलिटी के रीजन क्या है, सैटेलाइट वायरस, सैटेलाइट डीएनए, आरएनए में क्या डिफरेंस है। ये जो क्वेश्चन है ना सैटेलाइट
वायरस और सैटेलाइट आरएनए, यहां से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था स्टेटमेंट वाइज कि बताओ जो सैटेलाइट वायरस है या आरएनए है किसको किसकी जरूरत पड़ती है, किसके लिए कौन सा हेल्पर एक्ट करता है। तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट या आप समझ लीजिए डेफिनेशन वाइज। अगला, essay of plant viruses, biological, physical, chemical, serological and molecular methods, conventional and biotechnological techniques used in detection and diagnosis, behavior of viruses in plants including infection, replication and movement, histopathological changes induced by viruses in plants inclusion bodies, transmission of viruses, virus vector relationships, nomenclature and classification। Again, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की तो यहां पे पूछा गया था कि हाईएस्ट टैक्सॉन कौन सा है, हाईएस्ट टैक्सॉन कौन सा है, इस सेक्शन से पूछा गया था, राइट। तो अगर हम यहाँ पे वायरोलॉजी के सेक्शन की भी बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें बेसिक हर एक सेक्शन से डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, नॉट ओनली इन केस ऑफ वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में भी हर एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं और उसमें से एक हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी होती है कि कौन सी चीज किसकी स्पेशल फीचर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्लांट डिजीज एपिडेमियोलॉजी, इससे भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे लास्ट टाइम। इसमें ऑप्शंस है कॉन्सेप्ट्स इन एपिडेमियोलॉजी, अभी बताती हूँ क्वेश्चंस भी, फिर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट पॉपुलेशन, मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक पैथोजेंस, रोल ऑफ एनवायरमेंट एंड मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स इन डिजीज डेवलपमेंट, एपिडेमिक्स, सर्वे एंड सर्विलेंस एंड प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ डिजीज, epidemic analysis and prediction models, crop loss assessment, critical and multiple point models। अब अगर आप यहाँ पे बात करोगे ना कि क्या क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एक तो मोनोसाइक्लिक के लिए कौन सा कर्व होता है, पॉलीसाइक्लिक डिसीज के लिए कौन सा कर्व पाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, किसके केस में सैचुरेशन कर्व बनता है, मोनोसाइक्लिक में कैसा होता है, पॉलीसाइक्लिक में क्या होता है। अगेन जो इन्फेक्शन रेट है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए क्या रहता है, यानी कि जो हमारे पास में आर है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए क्या उसकी वैल्यू रहती है, ये क्वेश्चन भी यहां से था। और अगेन अगर आप एपिडेमियोलॉजी की बात करते हो तो बहुत सारे मॉडल्स हैं कि कौन सा मॉडल किसके लिए यूज किया जाता है, या फर्स्ट फोरकास्टिंग मॉडल क्या था, या कौन सा एक्सपर्ट सिस्टम है जो सोयाबीन की डिजीज के साथ जिसने सबसे पहले डील किया था। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन से बनते हैं। तो अगेन एपिडेमियोलॉजी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि कोई बात नहीं 2-3 क्वेश्चन ही तो हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फेंड्रोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स एंड नॉन पैरासिटिक डिजीज। अब यहाँ पे जब भी हम ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं ना बच्चों, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कि हाँ जी टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है, पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है, टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा है, टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है। यहां से जो क्वेश्चंस आए थे, फर्स्ट फैमिली क्या है पार्शियल रूट पैरासाइट की, तो ऐसा नहीं है, या पार्शियल स्टेम पैरासाइट था शायद, स्टेम या रूट मुझे देखना पड़ेगा, तो फैमिली जरूर पूछी थी, ये मुझे याद है, ठीक है। तो फैमिली क्या है इनकी, पहला क्वेश्चन ये, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एग्जाम्पल पढ़े, नेट के लिए आपको उसकी फैमिलीज भी देखनी पड़ेंगी। दूसरा, स्ट्रीगा कितने नंबर ऑफ सीड्स बनाता है, 50,000 से 5 लाख के आसपास, तो ये क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन जो इसी सेक्शन से पूछा गया था, दैट वाज ट्रैप क्रॉप फॉर ब्रूम रेप, ट्रैप क्रॉप फॉर ब्रूम रेप। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इस सेक्शन से पूछे गए थे। क्वेश्चंस मैं आपको पीवाईक्यू इसीलिए बता रही हूं सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लगे किस किस सेक्शन में कौन सी चीज हमने डेफिनेटली पढ़नी है या छोड़नी नहीं है। ओके, देन आगे बात करते हैं फंगल डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो यहां और लास्ट में है मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस। तो इस सेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पूछा गया था कि राइस ब्लास्ट सबसे पहले कहां डिस्कवर हुआ था, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से डिस्कवर हुई है, कौन सी डिजीज कहां से आई है। तो ऐसा नहीं है या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे या हम छोड़ दें इस सेक्शन को, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नोट डाउन अलग से भी करके रखे थे
कि कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो की अगर हम बात करें तो कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है। और ये तो मैं मोस्टली आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बता रही हूं। अगर मैं उससे भी पहले के क्वेश्चन की अगर मैं यहां पे बात करूं तो जैसे कि पोटैटो में, या क्वेश्चन था डायरेक्ट सोलेनेशियस क्रॉप्स में, सोलेनेशियस क्रॉप्स में विल्ट किसके कारण होता है, सोलेनेशियस क्रॉप्स में विल्ट किसके कारण होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस सेक्शंस को हमने छोड़ ही देना है, ये सेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत बेसिक और बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं। अगली बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज की। तो मैनेजमेंट में एक तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सारी हैं, उसके अलावा ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एक ये टॉपिक भी है। तो यहां से भी क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू वर्टिफोलिया इफेक्ट। डेफिनेशन पूछी थी कि वर्टिफोलिया इफेक्ट क्या होता है, कौन से जीन्स का कौन से जीन्स के लिए अगर हम बात करें किसका लॉस होता है, डेफिनेशन में पूछा गया था वर्टिफोलिया इफेक्ट के लिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज के लिए वर्टिफोलिया इफेक्ट सबसे पहले डिस्कवर हुआ है, किसने दिया था, कब दिया था, ये सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। सीड सर्टिफिकेशन के टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगिसाइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, या फुल फॉर्म ऑफ WTO, ट्रिप्स एंड PRA, पेस्ट रिस्क एनालिसिस, ये टॉपिक भी यहाँ पे है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ईयर से रिलेटेड कि कौन कौन से ईयर में आया था। तो ये बेसिक सी चीजें हमें सिलेबस में कवर करनी है, इनको ऐसे देख के नहीं छोड़ देना है। बाकी अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको बात बताऊं कि क्या क्वेश्चंस और थे यहां से, दैट इज देखिए AUDPC की डेफिनेशन पूछी गई थी कि AUDPC में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रॉपर डेफिनेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी गई थी AUDPC की। इसके अलावा कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या पूछा गया था, RNA साइलेंसिंग किसमें होती है, एक ये क्वेश्चन भी था, RNA साइलेंसिंग किसमें होती है। इसके अलावा जो करनाल बंट का पैथोजन है वो कहां सर्वाइव करता है, और अगर हम बात करते हैं लूज मट के पैथोजन की, अगर वो सीड में है तो सीड के कौन से हिस्से में वो सर्वाइव कर रहा है। तो यहां से डिजीज से करनाल बंट एंड लूज मट, इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं कि सर्वाइव कर रहा है तो कहां कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसके अलावा फर्स्ट रेजिस्टेंस जीन कौन सा था जो क्लोन हुआ था, हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, येलो या स्लाइम या रॉट डिजीज किसके कारण होती है, AUDPC का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा टॉक्सिन से क्वेश्चंस आए थे कि नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन कौन सा है, इनमें से होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन कौन सा है, एपिडेमिक रेट बता दिया, DPPQS का हेडक्वार्टर कहां पे है, मॉलिक्यूल्स क्लासिफिकेशन से ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि मॉलिक्यूल्स किसको बिलोंग करते हैं, या कोई पैथोजन बता दिया ये किसको बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके अलावा एनामॉर्फ्स पूछे गए थे कि किसका एनामॉर्फ कौन सा है, और कौन सी डिजीज किसके कारण होती है, और किसका कर्व कैसा है। तो यहां पे अगर मैं देखूं हमने जितने भी टॉपिक्स यहां पे डिस्कस किए उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, वो उनके क्वेश्चंस तो आपको सारे कवर करने ही हैं जितने भी यहां पे टॉपिक्स हैं, राइट। और ये जो मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूं ये सिलेबस वही है जो SRB की साइट पे अभी तक है। तो इसलिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप कवर करने की कोशिश करना। और अभी आपके पास में टाइम भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपके पास में टाइम है तो आप हर एक थ्योरी पार्ट को, हर एक चीज को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स मिलेंगी इसके लिए जहां पे आप मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकते हो। जैसे एक दो बेसिक बुक्स की बात करूं तो प्लांट पैथोलॉजी के लिए जो GNA ग्रियोस की बुक है बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इतनी बड़ी बुक को कवर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मुझे और भी कॉम्पैक्ट कुछ चाहिए, तो प्लांट पैथोलॉजी की RS सिंह की बुक बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा प्लांट बैक्टीरियोलॉजी में जो KK मॉन्डल की बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो जो कुछ कुछ सेक्शंस हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव बुक से भी आप कवर कर सकते हो, इन बुक से भी कवर कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रैक्टिस द MCQs। एक और चीज, ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चंस बताए ये बहुत ही इजी और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उस लेवल के क्वेश्चंस बताए हैं।
बट आपको जैसे होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है, जो पिछली से पिछली बार पेपर हुआ था उसमें होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट है, तो कौन से जीन्स वरुलेंस के जीन्स है, कौन से ए वरुलेंस के जीन्स है, कौन सा कंपैटिबल होगा, कौन सा इनकम्पैटिबल होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो ये सोच के बिल्कुल भी मत चलिएगा नेट के एग्जाम में कि मैं सिर्फ बेसिक कवर करूंगा और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चंस डेप्थ में भी पूछे जाते हैं, तो आपको थ्योरी को उसी तरह से कवर करना है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैम ने तो ये क्वेश्चंस बताए थे इसी टाइप का पढ़ के जाऊंगा, नहीं, इसमें आपको डेप्थ में भी टॉपिक्स के जाना पड़ेगा। यू नेवर नो कि कहां से किस टाइप का क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग तो आपको टॉपिक्स डेफिनेटली कवर करने ही चाहिए। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंस वाइज भी बता दिया कि कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस और कितने पूछे जाते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए वायरॉइड डिजीज कौन सी है, फाइटोप्लाज्मा की डिजीज कौन सी है, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है तो वो कहां से डिस्कवर हुई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जब हम सिट्रस की बात करते हैं तो कौन सा रूट स्टॉक कौन सी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो वहां पे पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। बाकी अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अभी आपके पास में टाइम है कि आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।